शर्तें बांधने का अमल एक बार फिर शुरू हुआ। अब्बास के सामने रखी मेज़ पर करेंसी नोट हरकत करने लगे। शर्त का रेट सबसे पहली शर्त वाला यानी 1.6 ही रहा, मगर रकम थोड़ी सी बढ़ गई। यानी गोली न चलने की सूरत में 60,000 की अदायगी होनी थी, जिसमें से 30,000 सीधे मेरी जेब में आने थे। गोली चलने की सूरत में मुखालिफ पार्टी ने 3,60,000 रुपये दूसरी पार्टी को अदा करने थे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, ताहम हवास पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। मैं खुद को अजियत देने के लिए तैयार था, चाहे ये अजियत मुझे मौत के मुंह में ही क्यों न ले जाती। एक छोटा सा कागज़ लाया गया जिस पर कुछ लिखा था और मुझे दस्तखत करने थे। ताहम इमरान आड़े आया और इसने कागज़ लाने वाले को अपनी ज़मानत देकर वापस भेज दिया। मेरा मुंह बिल्कुल खुश्क हो चुका था। यूँ महसूस होता था कि ज़ुबान तालू से चिपक रही है। एक लम्हे के लिए दिल में आया कि वापस चला जाऊं, मगर जहां तक पहुंच गया था वहां से वापस जाना भी मुमकिन नहीं था। मैंने मेज़ पर रखी एक गोली उठाई और इसे सबके सामने रिवॉल्वर के चैम्बर में रख दिया। रिवॉल्वर को बंद करके मैंने इसकी चरखी को 3-4 बार जोर से घुमाया और फिर इसे पेट के दाएं साइड पर रख दिया। रेफरी ने आगे आकर बैरल की पोजीशन दुरुस्त की और चंद कदम पीछे हट गया। तमाशा देखना और बात होती है और तमाशा बनना और बात। बेशक चैम्बर में सिर्फ एक गोली थी, तहम मुझे यही लग रहा था कि ये गोली बैमर के सामने आएगी और एक धमाके से मेरे पेट में चली जाएगी। मैं इस अजियत को तस्वर में लाने की कोशिश कर रहा था जो गोली के पेट में घुसने से मुझे महसूस होने वाली थी। एक बार फिर मैंने सेठ सिराज का मनहूस चेहरा अपनी निगाहों के सामने किया और हैजानी अंदाज में ट्रिगर दबा दिया। ट्रिच की फरहत बख्श आवाज़ कानों से टकराई और मुझे कुर्बो जवार घूमते हुए महसूस हुए। शर्त जीतने वाले लोग खुशी से झूमने लगे। इनमें से 2-4 के बाजुओं में कॉल गर्ल टाइप लड़कियां भी नजर आ रही थी। ये लड़कियां इनके साथ नहीं आई थी, बल्कि यहीं से फराहम की गई थी। करीबन 2 मिनट के अंदर ही पूरे 30,000 रुपए के करारे नोट मेरी जेब में पहुंच गए। इमरान ने स्टेज पर आकर मेरी पीठ थपकी। वेल्डन जिगर, देखो तुम एकदम कमाऊ पूत बन गए हो। मैं खामोश रहा। इसने एक बार फिर मेरा कांधा थपकते हुए कहा, बस यार और खेलोगे? इसके पूछने का अंदाज बिल्कुल रस्मी था। यकीनन वो जानता था कि मैं और नहीं खेलूंगा, इसीलिए मैंने जो जवाब इसे दिया इसने इमरान को शशद कर दिया। मैंने कहा, अगर तुम चाहते हो तो और खेल लेता हूँ। क्या? अरे क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार 2 गोली के साथ खेल लेता हूँ। ज़बरदस्त खुश कर दिया जाने जिगर इमरान का रंग सुर्ख हो गया। असिस्टेंट मैनेजर अब्बास भी वहाँ पहुँच गया। इमरान और अब्बास के दरमियान चंद सरगोशियाँ हुई और फिर अनाउंसमेंट हुई कि मैं एक बार 2-6 का खेल खेलूँगा। मेरे दिलो दिमाग में एक धुंध सी भर गई। पहली कामयाबी ने मेरे हौसले को एकदम ज़बरदस्त बढ़ावा दे दिया था। इस हौसले को मेरे अंदर का गम गुस्सा भी महमीज कर रहा था। एक बार फिर शर्तों का अमल शुरू हुआ। साथ साथ बियर के चंद गिलास भी गर्दिश कर रहे थे। सिगरेटों का धुआं और अल्कोहल की बू मेरे नथनों तक भी पहुंच रही थी। मैंने रिवॉल्वर खोलकर इसमें एक और गोली डाली। खेल के ज़ाब्ते के मुताबिक ये गोली 2 खाने खाली छोड़कर डाली गई, यानी दोनों गोलियां आमने सामने थी। चैम्बर को बंद करके मैंने लरसते हाथों से चरखी को 3-4 बार घुमाया और तैयार हो गया। इस मरतबा शर्त की रकम 1,50,000 तक पहुंच गई। गोली न चलने की सूरत में मुझे इसमें से करीबन 75,000 रुपये मिलने थे। मुझे रकम की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं थी। मेरा असल मसला मेरे अंदर का शदीद इज़्तिराब और इंतशार था, जिससे मैं किसी सूरत पीछा छुड़ाना चाहता था। मेरी हथेलियों पर पसीना आ रहा था और मुंह एक बार फिर खुश्क लकड़ी की तरह हो गया था। दिल की रफ्तार बेहद तेज़ थी। रेफरी नुमा शख्स की हिदायत पर मैंने रिवॉल्वर की नाल को पेट की मुकर्ररा जगह पर रखा और उंगली ट्रिगर पर जमा दी। मैं हैरत से सोच रहा था कि देखते ही देखते किस मुकाम पर पहुंच गया हूं। यही वक्त था जब असिस्टेंट मैनेजर अब्बास मुझे गौर से देखता हुआ स्टेज पर चढ़ा है। इसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, हजरात, हम यहाँ हस्बे दस्तूर खेल में थोड़ी सी मजीद दिलचस्पी पैदा करते हैं। ताबिश साहब चरखी को घुमा चुके हैं, अब ये दोबारा नहीं घुमा सकते। कोई भी नहीं घुमा सकता। इस शर्त में से थोड़ी देर के लिए बाकी सब लोग निकल जाएंगे। सिर्फ खिलाड़ी ताबिश और उमर हयात साहब रह जाएंगे। उमर हयात साहब रिवॉल्वर देखने के बाद ताबिश को रज़ाकाराना तौर पर कुछ रकम ऑफर करेंगे। इस रकम के बदले ताबिश को खेल यहीं छोड़ना होगा। अगर वो खेल नहीं छोड़ना चाहेगा तो फिर पहले वाली शर्त बहाल हो जाएगी। तो आइए जनाब, उमर हयात साहब। 40-42 साला एक तनोमंद शख्स स्टेज पर चढ़ाया। वो कोई खुशहाल फैक्ट्री ओनर ही लगता था। इसने शलवार कमीज और वास्कट जेबे तन कर रखी थी। अब्बास ने रिवॉल्वर मेरे हाथ से लिया और बगैर देखे उमर हयात की तरफ बढ़ा दिया। उमर हयात ने चश्मा लगाकर रिवॉल्वर की चरखी को छेड़े बगैर इसका मुआयना किया और अब्बास को वापस दे दिया। अब्बास ने इसे मेरे पेट से लगाया और दस्ता मुझे थमा दिया। उमर हयात के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट, जैसे वो इस सूरत हाल को एंजॉय कर रहा हो। इसके अलावा चेहरे पर सुर्खी भी थी, जो सनसनी का नतीजा थी। वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, बरखुरदार, तुम नए आए हो और काफ़ी घबराए हुए भी हो। तुम्हारी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे हमेशा ये काम करके खुशी महसूस होती है। हालांकि पैसे मेरी अपनी जेब से जाते हैं। तो बेटा जी, मैंने देख लिया है
रिवॉल्वर की नीयत तुम्हारे बारे में एकदम ख़राब है। बेहतर है कि तुम ये खेल यहीं पर छोड़ दो। जीतने की सूरत में तुम्हें 75,000 रुपये मिलने थे, मैं तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपये ऑफ़र करता हूँ। मैं समझ गया कि इस तरह मेरे आसाब को टेस्ट किया जा रहा है। बेशक उमर हयात ने रिवॉल्वर को देखा था, और रिवॉल्वर की साइड से चरखी को बगौर देखा जाए तो गोलियों की पोजीशन का अंदाज़ा हो जाता है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ये शख्स सच कह रहा है। ये सब कुछ सिर्फ थ्रिल बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। मैंने इमरान की तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं खेलना चाहता हूँ। 15,000 उमर हयात ने रज़ाकाराना ऑफ़र की। नहीं, देखो बरखुरदार लालच अच्छी नहीं। मेरा ख्याल तो यही है कि मेरी बात मानकर तुम फ़ायदे में रहोगे। जिन्होंने तुम्हारे हक़ में शर्त लगाई है वो भी तुम्हें दुआ देंगे। मैंने इमरान की तरफ देखा, इसने नफ़ी में सर हिलाया, मैंने भी हिला दिया। तुम्हारी कीमती जान बचाने के लिए 20,000, उमर हयात ने बोली देने वाले अंदाज में रकम बढ़ाई। मैंने फिर नफ़ी में सर हिला दिया। मान जाओ बच्चे, मान जाओ, ये काम तुम्हें महंगा पड़ने वाला है। मैं तुम्हें ज़िंदा देखना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे हक़ में शर्त लगा रखी थी वो कोर्स की शक्ल में मुझे मशवरा देने लगे। नहीं नहीं, उमर हयात मज़ा लेते हुए बोला, अच्छा तुम्हारी खूबसूरत जवानी की खातिर 5,000 रुपये मज़ीद, 25,000 रुपये कम रकम नहीं, एक ज़बरदस्त डिनर और एक विलायती बोतल, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप मेरी ज़िंदगी बचाने में जो दिलचस्पी ले रहे हैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा हूँ। पैसों की कमी बेशी मेरे लिए कुछ ज़्यादा अहम नहीं है। दर हकीकत मेरा दिल घबराना शुरू हो गया था। इस शख्स का आना और इसका सनसनी बढ़ाने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो दोनों हाथ उठाकर बोला, ठीक है भाई, अगर तुम अपनी ज़िंदगी से खेलना ही चाहते हो तो तुमने इरादा ही कर रखा है, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। बहरहाल इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी ऑफ़र कर देता हूँ, और खेल के कायदे के मुताबिक मैं इससे ज़्यादा ऑफ़र कर भी नहीं सकता। पूरे 40,000 रुपये। अगर तुम चाहो तो 40,000 लेकर ये खेल यहीं पर छोड़ सकते हो। दूसरी तरफ के लोगों को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने बगौर इसका चेहरा देखा। खबर नहीं कि वो सच कह रहा था या झूठ। इसके चेहरे से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अगर वो सच्चा नहीं था तो पूरी यकीन के साथ इसे झूठा भी नहीं कहा जा सकता। मुमकिन था कि वो ठीक ही कह रहा हो। मैंने मदद तलब नज़रों से इमरान को देखा। इन लम्हों में वो भी ज़रा तजब्जुब में नजर आए। ये तजब्जुब, तहियर और थ्रिल तकरीबन हर चेहरे पर नजर आ रहा था, और शायद यही कैफियत थी जिनके हसूल के लिए ये मनचले जवादी इस सर्कस के ऐसे प्राइवेट शोज़ में शिरकत करते थे। यकी मुझे अपने अंदर की हैजान खेज़ तवानाई कम महसूस हुई। मुझे लगा कि रिवॉल्वर के दस्ते पर मेरी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही है। मैं अचानक जैसे एक दुराहे पर आ गया। ये शख्स भी शायद यही चाहता था कि मैं दुराहे पर आ जाऊँ। मेरा तजब्जुब तमाशाइयों को लुत्फ़ दे रहा था। तब मेरी नज़र एक बार फिर इमरान पर पड़ी। यूं ही हमारी नज़रें चार हुई। इमरान ने सर के इशारे से मुझे खेल छोड़ने का अंदिया दिया। पता नहीं कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो कुछ भी था इसका ये इशारा मेरे लिए मददगार साबित हुआ। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए रिवॉल्वर मेज़ पर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। कई लोगों को खेल छोड़ने पर अफसोस हुआ, कहीं एक ने तालियां बजाई। इमरान ने स्टेज पर आकर मेरा कंधा थपका। उमर हयात ने अनाउंसमेंट करने वाले अंदाज में कहा, प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि बरखुरदार ने घाटे का सौदा किया है या फ़ायदे का। इसे 35,000 रुपये मजीद मिलने थे या 38 बोर की गोली मिलनी थी। इसके साथ ही इसने रिवॉल्वर उठाया और इसे स्टेज के सामने की कच्ची ज़मीन की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। ट्रीच की आवाज़ की बजाय एक धमाका हुआ और गोली ज़मीन में पेवस्त हो गई। मैं अंदर से लर्ज कर रह गया। कुछ अफराद ने तालियां बजाकर इस पर खुशी का इजहार किया। कुछ सिक्का बंद जवारी अफसरदा नजर आए। इमरान ने एक बार फिर जोश से मेरी पीठ थपकी। असिस्टेंट मैनेजर अब्बास ने एक बार फिर ऐलान किया कि हाज़रीन में से कोई और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। लगता था कि अब कोई नहीं उठेगा। वैसे भी घड़ी की सुइयां रात 2:30 बजे का वक्त बता रही थी। अब्बास ने यह महफिल बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। कैसा लगा ये सब कुछ? इमरान ने पूछा। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मैंने कहा। तुम्हारे जहन में एक सवाल तो ज़रूर उभर रहा होगा। फिल्मों वगैरह में जब हम ये रिवॉल्वर वाला खेल देखते हैं तो इसमें रिवॉल्वर कनपट्टी पर रखा जाता है, यहाँ पेट पर रखा जाता है, आखिरी पसली से करीबन 1 इंच नीचे। दरअसल बात यह है कि इस तरह हमने इस खेल को थोड़ा सा कम ख़तरनाक किया है। गोली चलने के बाद बंदे के बचने का इम्कान मौजूद रहता है। पिछले 6 महीने में सिर्फ 3 बंदों की जान गई है। 10-15 ऐसे हैं जो गोली चलने के बावजूद बच गए हैं। अपना ये सुलेमान उर्फ शहजादा भी इनमें शामिल है। इसे 5 महीने पहले गोली लगी थी। अब ये भला चंगा है और सर्कस में अपने सारे आइटम्स पूरे कर रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि 3 बंदों की जान चली जाना मामूली बात है? मौत तो हर जगह मौजूद रहती है यार।
राह चलते हुए ठोकर लगने से भी मौत वाक़ई हो जाती है। हर जगह लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी से, ट्रैफिक हादसों से, लड़ाई झगड़ों से, बीमारियों से और ख़ुदकुशियों से। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं था। इस दौरान में इसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। इसने कॉल रिसीव की। कुछ देर तक हूँ हाँ में जवाब देता रहा, फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, लो आज लाहौर शहर में जो 150-200 बंदा मुख्तलिफ तरीक़ों से मरना था, इनमें से एक की कमी वाक़ई हो गई है। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो लड़का जो यहाँ गोली से ज़ख्मी हुआ था अब ख़तरे से बाहर है। उम्मीद है कि वो एक आध दिन में ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, और अगर वो ना लौटा तो फिर इसका खून किसके सर होता है? अगर मुझे या तुम्हें गोली लग जाती तो हमारा खून किसके सर पर होता? हमारे अपने सर पर ही होता। आज सुबह या कल की अखबार में छोटी सी खबर आती कि इमरान हीरो नाम का एक लड़का जो फलां सर्कस में मोटरसाइकिल के कमालात दिखाता था, अपनी रिवॉल्वर की सफाई करते हुए गोली चलने से शदीद ज़ख्मी हुआ और फलां प्राइवेट अस्पताल में टाएं फिश हो गया। बस हादसाती मौत, ना कोई FIR, ना मुद्दई, ना मुलज़िम। अगर इन तमाशाइयों में से कोई मुखबरी कर दे या इन तमाशाइयों में से कोई अखबारी रिपोर्टर वगैरह मौजूद हो तो भी कुछ नहीं होता। यहाँ से बहुत से लोगों को मंथलियाँ वगैरह जाती हैं यार, ऊपर तक सिलसिला मिला होता है। अब जो रकमें हमने जीती हैं या कमाई हैं, इनमें से 20% हमें यहाँ देना होगा। स्पेशल शो के स्पेशल टिकट से इकट्ठी होने वाली रकम अलहदा है। मेरी जेब में इस वक्त 3 लाख रुपए आए हैं। पिंडाल छोड़ने से पहले 60,000 रुपये मुझे यहाँ जमा कराने हैं। इसी तरह तुम्हारे पास 70,000 रुपये आए हैं, इसमें से 40,000 का चेक है। चेक का हिसाब बाद में हो जाएगा। 30,000 में से 6,000 रुपये तुम अभी यहाँ जमा करा दोगे। ये सब कुछ सिस्टम के साथ चलता है। कुछ देर बाद हम फिर मोटरसाइकिल पर सवार थे और खुली सुनसान सड़क पर जा रहे थे। मैं जब इस सर्कस में आया था तो मेरी जेब में सिर्फ 8-10 रुपये थे। अब मेरी जेब में तकरीबन 24,000 के करेंसी नोट थे। इसके अलावा 40,000 रुपये का ओपन चेक था। मेरे दिलो दिमाग की कैफियत कुछ अजीब सी हो रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तकरीबन 1 घंटा पहले मैं अपनी मर्ज़ी के साथ एक निहायत ख़तरनाक मरहले से गुजरा हूँ। मैंने एक रिवॉल्वर के ज़रिए अपने जिस्म पर 2 बार गोली चलाने की कोशिश की है। इमरान ने मोटरसाइकिल को फिर हवाई जहाज़ बना दिया। अब तो लाहौर की सड़कें भी बिल्कुल खाली थी। रात के 3 बजे का अमल था। हरदम मचलता और शोर मचाता शहर तारीकी की चादर ओढ़े सो रहा था। तेज़ हवा मेरी जिस्मानी चोटों को तकलीफ दे रही थी, मगर पता नहीं कि क्या बात थी। जिस्मानी अजियत मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। जहनी अजियत को कम करने के लिए मैंने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे सुकून बख्श दवा की। 2 गुलाबी टिक्कियाँ मजीद निकल लीं और आंखें बंद कर लीं। हाँ मेरे यार, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने जो तुमसे वादा किया था इसके मुताबिक अब तुम आज़ाद हो। अगर जाना चाहो तो जहाँ जी चाहे उतर जाओ, लेकिन अगर अभी मेरे साथ रहना चाहो तो बसरो चशम मेरा घर और मेरा दिल तुम्हारे लिए हाजिर है। ज़रा देर के लिए तो दिल चाह कि इसे रुकने के लिए कहूँ और यहीं गड़ी शाहू के आसपास कहीं उतर जाऊँ, लेकिन फिर जहन में आया कि इतनी रात गई ऐसी हालत में कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? मैं खामोश रहा। वो चक्का मेरा ख्याल है कि ये खामोशी नीम रजामंदी है। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा फ़ैसला है। ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम आज रात के लिए तो ज़रूर रुको। कल अपने आइंदा के प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लो। बंदे ने जितना बड़ा फ़ैसला करना हो इसके लिए इतना ही ज़्यादा वक्त भी इस्तेमाल करना चाहिए। रावी रोड की तरफ जाते जाते इसने एकदम मोटरसाइकिल रेलवे स्टेशन की तरफ घुमा दी। इधर कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। थोड़ा सा बोझ हल्का करना चाह रहा हूँ, इसने कहा। मैं समझा कि वो टॉयलेट वगैरह की बात कर रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा गलत निकला। इसने स्टेशन के पास अपनी मोटरसाइकिल एक छोटे से 2 मंजिला मकान के सामने रोकी। 2-3 बार कॉल बेल बजाई, फिर लोहे का दरवाज़ा खटखटाया। एक दुबला पतला अधेड़ उम्र शख्स पजामा कुर्ता पहने बाहर निकला। इमरान को देखकर इसकी आंखें चमकी। मैं 8-10 कदम दूर खड़ा था। अधेड़ उम्र शख्स ने मध्यम लहजे में कुछ कहा। जवाब में इमरान ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली। ये यकीनन कुछ करेंसी नोट थे। अधेड़ उम्र शख्स को नोट दिखाए बगैर इमरान ने उसके कुर्ते की जेब में डाल दिए। अधेड़ उम्र शख्स हैरान था और बेहद खुश भी था। वो इमरान से कुछ कहना चाह रहा था। इसके होंठ थर्रा रहे थे। इमरान ने इसे बोलने का ज़्यादा मौका नहीं दिया और इसे खुदा हाफिज़ कहकर दोबारा मोटरसाइकिल पर आ बैठा। मोटरसाइकिल एक बार फिर हवा से बातें करने लगी। करीबन 2 किलोमीटर आगे आने के बाद इमरान ने एक और हरकत की। वो एक शॉपिंग मार्केट के सामने रुका। मार्केट के बरामदों में बहुत से मजदूर टाइप लोग मैले कुचैले कंबल और चादरें वगैरह ओढ़े सो रहे थे। ताहम यहाँ 10-15 अफराद ऐसे थे जो एक कोने में अलाव रोशन किए बैठे थे। ये मजदूर पेशा लोग जैसे यहाँ इमरान ही का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही इमरान की अजीबुल खलकत मोटरसाइकिल की आवाज़ इनके कानों तक पहुँची, वो जोश के आलम में अपनी जगहों पर खड़े हो गए। इमरान ने मोटरसाइकिल इनके बीचों बीच जा रोकी। सलाम हीरो भाई, सलाम भाईजान। सलाम जी। बहुत सी मिली जुली आवाज़ें उभरी। इमरान ने एक बार फिर अपना जैकेट की जेब में डाला। ये 500 वाले नोट थे।
वो बड़ी तेज़ी से एक नोट हर शख्स के हाथ में थमाता चला गया। शोर सुनकर और अफराद भी जाग गए और भागते हुए मौके पर पहुंच गए। 2-3 मिनट के अंदर इमरान ने 500 के नोटों की शक्ल में 13-14 हज़ार रुपये तकसीम कर दिए और फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। अब इसका रुख सीधा घर की तरफ था। सुल्ताना डाकू का नाम सुना हुआ है तुमने? इस मोटरसाइकिल चलाते चलाते इसने बुलंद आवाज़ में पूछा। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा। सुल्ताना डाकू मेरे परदादा के चचेरे भाई की बहन का बेटा था। इसके अलावा वो मेरे परनाना की बहन का देवर भी लगता था। सुल्ताना डाकू अमीरों से माल लूट कर गरीबों में बांटता था। मैं भी कभी कभी इससे मिलता जुलता काम करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अमीरों पर पिस्तौल तान कर इनको लूटता था, मैं खुद पर पिस्तौल तान कर इनको लूटता हूँ। बल्कि आज तो तुमने भी इससे मिलता जुलता काम किया है। वाह भाई, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम 2-6 खेलने की हामी भर लोगे। जीना इसी का नाम है मेरी जान। आगे बढ़कर जियो। सांस तो सभी लेते हैं, मगर मौत की आंखों में आंखें डालकर सांस लेने का मजा ही कुछ और होता है। जल्दी हम रावी रोड की गुंजान आबादी में दाखिल हुए। रात के इस पहर बाजार सुनसान पड़ा था। एक चौकीदार और 2-3 आवारा कुत्तों की सिवा कोई नफस दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान ने हस्बे साबिक चाबी लगाकर घर का दरवाजा खोला और मेरे साथ अंदर दाखिल हो गया। बहरहाल इसने एक एहतियात ये की थी कि अपनी शोर मचाती मोटरसाइकिल को बाजार में ही बंद कर दिया था। गालबन वो नहीं चाहता था कि अड़ोस पड़ोस वाले शोर को शोरे माशर समझते हुए कलमा पढ़कर बेदार हो जाए। कुछ ही देर बाद हम नीम गर्म कमरे में कंबल ओढ़े अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे। मैं जाग रहा था और मेरे साथ इमरान भी जाग रहा था। यकीनन वो मेरे बारे में और मेरे हालात के बारे में जानना चाहता था, लेकिन इसके लिए वो मुझ पर किसी तरह का दबाव डालना नहीं चाहता था। लेकिन इसने जैसे ही ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, बस हम कुछ ही देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। रात आखिरी पहर मेरी आंख लग गई। दोबारा बेदार हुआ तो दिन चढ़ाया था। घर से बाहर मखसूस शोर सुनाई दे रहा था। इस 4 दीवारी से बाहर जिंदगी हर तरफ रमा दमा थी। नथनों से खाने की खुशबू टकराई। देखा तो सामने मेज पर एक भरपूर नाश्ता चुना हुआ था। डबल रोटी, मक्खन फ्राई, अंडे, हलवा पूरी, चने और दूध वगैरह। इमरान मेरे सिराने खड़ा था। इसी ने मेरे शाने को हिला जुलाकर मुझे जगाया था। मैं उठा तो बेसाख्ता कराहने पर मजबूर हो गया। कल जो कुछ मेरे साथ और मेरे जिस्म के साथ हुआ था वो अपनी मौजूदगी का पूरा पूरा एहसास दिला रहा था। एक टांग तो चोट के सबब बिल्कुल उखड़ गई थी। मैं कल भी सारा दिन लंगड़ाता रहा था, मगर आज ये लंगड़ाहट ज़रूरत से ज़्यादा थी। थोड़ी के नीचे वाले गहरे कट से भी खून रिसा हुआ था। यहाँ मेरी अपनी ही बेल्ट का आहिनी बक्कल लगा था। इस बेल्ट ने मेरे जिस्म पर कई और जगह भी गहरे निशान छोड़ दिए थे। कल के सारे वाक़यात एकदम जहन में आए और सीने में गाढ़ा स्याह धुआं भर गया। अम्मी क्या सोच रही होंगी? आतिफ मेरी तलाश में कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। फरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। इन सब का दर्दो करब मेरे तस्वर में आया और दिल खून के आंसू रोने लगा। इमरान के बेहद इसरार पर मैंने मुँह हाथ धोकर चंद लुकमे जहर मार किए और तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। क्या सोच रहे हो? इमरान ने मेहरबान लहजे में कहा। मेरा एक काम कर दो। मेरा लहजा खोया खोया था। बस एक काम? यार तुम 1000 काम कहो तो अभी करने को तैयार हूँ। तुम कुछ बोलो तो सही। मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, मेरे घर का नंबर है, इस पर एक फ़ोन कर दो। वहाँ से जो भी बोले इसे मेरे बारे में बता दो कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और 1-2 दिन में इनसे रब्ता करूँगा। वो परेशान ना हो, इसके सिवा कुछ नहीं बताना। बस ये इतला देकर फ़ोन बंद कर देना। लेकिन यार ये काम तुम खुद कर लो तो ज़्यादा अच्छा नहीं? इसका मतलब है कि तुम करना नहीं चाहते। अरे ताबी यार, एक तो तुम नाराज़ फटाफट हो जाते हो। लो मैं कर देता हूँ फ़ोन। इसने फ़ौरन मोबाइल निकाला और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसे घर का नंबर बताया। वो कॉल मिलाने लगा तो मैंने इसे रोक दिया। नहीं, यहाँ नहीं, दूसरे कमरे में जाकर कर लो, लेकिन इनसे कोई सवाल जवाब न करना। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लेना। वाकई? इसने हैरत अमेज़ खुशी से कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। पता नहीं क्यों मेरा हौसला एकदम इतना टूट गया था। लेकिन इनसे कोई और सवाल जवाब नहीं करना। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लेना। वाकई? इसने हैरत अमेज़ खुशी से कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। पता नहीं क्यों मेरा हौसला एकदम टूट गया था और अपने घर वालों का सामना करना या इनसे बात करना तो दूर की बात थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि इमरान मेरे सामने इनको कॉल करे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।